भागलपुर से है, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना नवगछिया के पकरा स्थित रामधारी सिंह हाई स्कूल के पास की है। गुरुवार देर शाम स्कूल के पीछे 30 साल के युवक राहुल राय का शव मिला, जो खून से लथपथ था। जांच में जुटी पुलिस ने फिलहाल एक गोली लगने की पुष्टि की है, जो पीछे से लगी है। मौके से एक खाली कारतूस भी बरामद किया गया है। परिजनों के मुताबिक राहुल कल शाम करीब 6 बजे घर से किसी के साथ निकला था और देर शाम उसका शव दुनिया टोला के पास स्कूल के पीछे मिला। लोगों का कहना है कि अपराधियों ने उसे दौड़ाकर गोली मारी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल से एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक राहुल के खिलाफ पूर्व में 3 से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें मारपीट, जानलेवा हमला और रंगदारी से जुड़े केस हैं। अप्रैल 2021 में पुलिस ने उसे अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार भी किया था। फिलहाल वो पहले के सभी मामलों में जमानत पर था। अब पुलिस राहुल से जुड़ी सभी कड़ियों को जोड़ने में लगी है। युवक का डेड बॉडी मिला है। उसकी बॉडी में एक गन शॉट वुंड लग रहा है देखने में। पीछे से उसकी एंट्री हुई है। इनिशियली एक कार्ट्रिज भी बरामद हुआ है और उसकी बाइक भी बरामद हुई है। और कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन में सूत्र मिले हैं, जिस पे हम लोग आगे छापामारी करने वाले हैं और जिन लोगों का नाम प्रोबेबल सस्पेक्ट में आ रहा है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। अभी पहले लुक में देखने में तो सिंगल गन वुंड लग रहा है। बाकी अल्टीमेटली वो पीएम रिपोर्ट में हमको मालूम पड़ेगा कितने इसमें गन शॉट्स लगे हैं, तो वो क्लैरिटी पीएम रिपोर्ट के बाद आएगी। और बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, जहां बेनीपुर में भीषण अगलगी की घटना हुई और आग में दर्जनों बकरियां बताया जा रहा है कि जल गई हैं। हजारों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। चौगमा के तोताही मुसहरी की ये घटना, तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और अगलगी में हजारों के सामान जलकर खाक हो गए। कई मवेशियों के भी जलने की खबर सामने आती है। पटना में टीआरई 4 और बीपीएससी, लाइब्रेरियन, दारोगा, सिपाही की अभ्यर्थी की महाबैठक हुई। बैठक के बाद तिरंगा मार्च निकाला गया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने 18 अगस्त से गर्दनी बाग में अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठेंगे। 5 दिन में मांगे नहीं मानी जाएगी तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। छात्र नेता दिलीप कुमार ने टीआरई 4 के विज्ञापन में सभी रिक्त पदों और सभी विषयों में बहाली करने की बात कही है। हम लोगों ने यह डिसीजन लिया है कि 18 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन पे बैठेंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे। और अगर आज 5 दिन के अंदर, उस आमरण अनशन के दरमियान 5 दिन के अंदर अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, तो हम लोग फिर सड़क पे भी उतरेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा मार्च करेंगे। हम लोगों का डिमांड है टीआरई 4 का विज्ञापन सभी रिक्त पदों पर, सभी विषयों में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, शारीरिक शिक्षक हो, म्यूजिक हो, डांसिंग हो, मैथिली हो, भोजपुरी, सभी सब्जेक्ट में, अरबी, फारसी, सब में आप टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी कीजिए। खबर लखीसराय से, जहां हलसी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार पुलिस 112 के सिपाही और एक महिला के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स हलसी थाना क्षेत्र में तैनात बिहार पुलिस 112 का सिपाही सोनू कुमार है। और इसी मामले को लेकर एक महिला ने एसपी प्रेरणा कुमार के कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत भी दी है। महिला का आरोप है कि 12 अगस्त की देर शाम सोनू कुमार उसके पास पहुंचा और केस दर्ज कराने में मदद के नाम पर उसे अपने किराए के कमरे पर ले गया। महिला के मुताबिक कमरे में ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। महिला ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की अब मांग की है। शिकायत मिलने के बाद हालांकि एसपी ने संबंधित थाना अध्यक्ष को वीडियो की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी सिपाही सोनू कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। संसद के मॉनसून सत्र में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। इस बिल के पारित होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल साइट पर पोस्ट के जरिए इसका विरोध किया है। अपने पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा है कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिससे पूरा देश देखेगा। खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। इसे काला बिल बताते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड के साथ अन्याय बताया और साफ किया कि झारखंड ये सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। उन्होंने झारखंड में सरकारी योजनाओं के बंद होने की आशंका जताई और काला बिल वापस नहीं लेने पर बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया। तो हेमंत सोरेन ने इस खान बिल का विरोध किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब झारखंड की खान और खनिज संशोधन बिल है तो इसका फैसला केंद्र सरकार कौन से करने वाले हैं। देश भर में एक समान वित्तीय ढांचा होना होगा तैयार, और यदि ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो संसद में पारित खान एवं खनिज विधेयक पर जेएमएम ने आपत्ति जाहिर की और आरोप लगाया कि इससे झारखंड को सीधे तौर पर 15,000 करोड़ का नुकसान होगा। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि काले कानून का झारखंड सरकार विरोध करती है और इस विधेयक के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर आर्थिक नाकेबंदी किए जाने का भी ऐलान किया ताकि झारखंड का हक कोई भी छीन न सके। झारखंड को सीधे तौर पर 15,000 करोड़ का नुकसान होगा और हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पे बकाया है, हमको लगता है कि अब वो बढ़कर के 1,60,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस 80 के दशक में जाने के लिए मजबूर न करे और नहीं तो पूरी तरह से आंदोलन के माध्यम से, नाकेबंदी के माध्यम से केंद्र सरकार को और उनको जो मिलने वाला जो मिनरल्स है उसको हम ठप करने का काम करेंगे और हम अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। और बड़ी खबर रांची से है, जहां सीएम हेमंत सोरेन का राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। हेमंत सोरेन ने खान खनिज बिल पर यह पत्र लिखा गया है। झारखंड की चिंता की जानकारी दी है। राज्य को नुकसान की आशंका इस पत्र के जरिए लिखा गया है। राष्ट्रपति को विधेयक पर फिर से विचार करने की अपील की गई है और आदिवासियों का हित देखने की अपील की गई है। तो पत्र के जरिए राष्ट्रपति को हेमंत सोरेन ने लिखा है कि खान खनिज बिल को वापस लिया जाए। झारखंड की चिंता इस पत्र के जरिए उन्होंने जाहिर की है और आदिवासियों के हित को देखने की अपील की गई है। तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने 15 अगस्त को रांची की सड़कों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सीएम आवास का घेराव करने से रिफॉर्म मंच की ओर से इनकार किया गया। साथ ही सरकार की ओर से 98% मांग माने जाने की खबर को खारिज करते हुए रिफॉर्म पर 90% और परीक्षा रद्द करने से जुड़ी हुई मांग का 2% ही मानने का दावा किया गया। हम लोग का जो ये अनिश्चितकालीन धरना जो है सो चलता रहेगा। 15 अगस्त को जो है सो हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा करने जा रहे हैं। आप तमाम मीडिया बंधु से, झारखंड के तमाम छात्रों से मैं अपील करना चाहूँगा कि भव्य तिरंगा यात्रा में जो है सो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। एक और नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, यह आरोप लगाया जा रहा है हम लोगों के ऊपर कि 98% मान ली गई है। मैं इस पर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रिफॉर्म के कॉलम का 90% माना गया है, जबकि हमारा जो मुख्य मांग है रद्द वाला, उस पे मात्र 2% मांग पे सरकार सहमत हुई है। तो यह उल्टा नैरेटिव सेट किया जा रहा है।
और खबर कटिहार से है। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिव्यांग लक्ष्मी की खबर दिखाए जाने पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। अब दिव्यांग लक्ष्मी को जल्द से जल्द सभी तरह की सरकारी सुविधा दी जाएगी। साथ ही लक्ष्मी की कहानी लोगों तक पहुंचाई जाएगी ताकि उसे और प्रेरित किया जा सके। कटिहार हसनगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बतौरिया की चौथी की छात्रा लक्ष्मी के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है, बावजूद उसमें पढ़ने का जुनून ऐसा है कि वो पैरों से ही लिखती है। वो अपनी दिनचर्या के सभी काम पैर से करती है। कटिहार के डीएम आशुतोष द्विवेदी ने भरोसा दिलाया है कि लक्ष्मी सभी सरकारी योजना का लाभ दिलाया जाएगा लक्ष्मी को, और उसके आगे बढ़ने में उसकी दिव्यांगता बाधा नहीं बनेगी। खबर के बारे में पता चलते ही तत्काल जो स्वास्थ्य विभाग है उनके जो एमओआईसी हैं हसनगंज के, उनकी पूरी टीम जाकर के बच्ची से मिली थी और उसका यूडीआईडी कार्ड अपडेशन का जो इशू था वो उसी दिन उसका संज्ञान में लिया गया और अगले दिन उसका जो नवीनीकृत यूडीआईडी कार्ड है बच्ची के पास पहुंच गया है। उसके साथ ही हमने आज ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी भेजा है वहां पे, और वो गए हैं, वो बच्ची से मिलेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे, और न सिर्फ शिक्षा विभाग की अपितु सरकार के विभिन्न विभागों की जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनसे किस प्रकार से हम उस बच्ची और उसके परिवार को आच्छादित कर सकते हैं वो निश्चित रूप से किया जाएगा। और वो बच्ची हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है आएंगे, और जो भी सुविधाएं, जो भी सहूलियतें उस बच्ची को जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो निश्चित रूप से हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। पार्वती अपार्टमेंट के फ्लैट में चोरी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां लोहानीपुर में दवा कारोबारी मनीष गुप्ता के घर में चोरी हुई है। महज 4 मिनट में लाखों की चोरी कर चोर फरार हो गए। घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की गई है। 16 लाख के सोने चांदी के गहने गायब बताए जा रहे हैं। घर से 4 लाख रुपए कैश भी गायब है, जिस पर चोरों ने हाथ साफ किया है। ये तस्वीर अपार्टमेंट की, पार्वती अपार्टमेंट के फ्लैट में ये चोरी। लोहानीपुर में दवा कारोबारी हैं जिनका ये फ्लैट, और जहां चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया और एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ती हुई। अलमारी ये भी था, ये भी खुला। देश में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद न्याय प्रक्रिया में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल की भूमिका बेहद अहम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब 7 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले मामलों में एफएसएल जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए एफएसएल को अब तक सीआईडी के अधीन रखने की व्यवस्था को बदल दिया है और इसे सीधे गृह विभाग के निर्देश में काम करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही राज्य में जांच के दायरे और रफ्तार को बढ़ाने के लिए 6 नई एफएसएल यूनिट का गठन भी बहुत जल्द किया जा रहा है। पूरी खबर पुलिस मुख्यालय से बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। लगातार अपनी कार्यशैली जो है उसमें बदलाव कर रही है और इसी दिशा में जो है बिहार की जो एफएसएल है यानी कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला वो अपने कार्यशैली में बदलाव करने जा रही है। और बताते चले कि अब एफएसएल जो है अंगुल ब्यूरो यानी कि फिंगरप्रिंट ब्यूरो, हैंडराइटिंग ब्यूरो और फोटो ब्यूरो जो है वो सीधे गृह विभाग के अधीन कार्य करेगा। और अभी तक यह सभी पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग यानी कि सीआईडी के अंतर्गत काम करता था, मगर पारदर्शिता व ससमय निष्पादन के लिए इन सभी को गृह विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर दिया गया है। और इसके लिए बिहार पुलिस मैनुअल में संशोधन कर विभागीय अधिसूचना भी जो है वो जारी कर दी गई है। बताते चले कि गृह विभाग ने इसके साथ ही फॉरेंसिक जांच से जुड़ी जवाबदेही भी तय कर दी है। एफएसएल कार्यालयों में पारदर्शिता के वैज्ञानिक जांच संबंधित निदेशक के पूर्ण नियंत्रण में की जाएगी। एफएसएल निदेशक को फॉरेंसिक जांच कार्य पूरा करने तथा इसकी रिपोर्ट ससमय उपलब्ध कराने का टास्क जो है वो सौंपते हुए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। ऐसे में जब बिहार में 6 और नए एफएसएल जो है वो रेंज वाइज में खुलेंगे तो जाहिर सी बात है कि अनुसंधान जो है उसमें तेजी आएगी और जो गाइडलाइन है नए कानून के तहत उसका अनुपालन करने में बिहार पुलिस को गृह विभाग के जरिए जो है वो काफी मदद मिलेगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर बेतिया से, जहां नौतन प्रखंड में नहर में नहाने के दौरान एक युवक गहरे पानी में डूब गया। घटना सांपवा टोला के पास की है। युवक पीनिया बाग गोलू कुमार है और बताया जाता है कि गोलू को अन्य युवकों के साथ नहर में ये गया हुआ था, जिस दौरान यह हादसे का शिकार हो गया। गहरे पानी में जाने की वजह से सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद एसटीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
अगली खबर वैशाली से है, जहां पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में नल जल योजना के ऑपरेटरों का मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने आया है। ऑपरेटरों ने वार्ड सदस्यों और प्रखंड के अधिकारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लगाए हैं। ऑपरेटरों का कहना है कि योजना के लिए उन्होंने अपनी जमीन सरकार को दी थी, जिसके एवज में उन्हें करीब 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय तय हुआ था। शुरुआती कुछ महीनों के भुगतान के बाद पिछले कई सालों से उनका मानदेय रोक दिया गया है और आरोप है कि यह राशि वार्ड सदस्यों के खाते में भेजकर अवैध रूप से निकाल ली गई। बकाया मांगने पर जान से मारने की धमकी मिलने का भी दावा किया गया है। 2019 से लेकर के अभी तक ले हम लोग काम करते, नल जल चलाते हुए आ रहे हैं। हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। बीपीआरओ, डीएम, पंचायत सचिव, बीडीओ सब जगह हम लोग दौड़ते दौड़ते आवेदन देते देते थक चुके हैं। कारण क्या है जो भुगतान? हम लोगों का मानदेय भुगतान नहीं हो रहा है। परेशानी हो रही है कि हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। किस चीज का पेमेंट नहीं हो रहा है? नल जल अनुरक्षक है, हम लोग जमीन दिए हुए हैं। और जब भी बीपीआरओ से मिलने जाते हैं कहते हैं कि आप पर केस कर देंगे, आपको उठवा देंगे। कब से यह परेशानी है आपको? परेशानी तो 2019 से पानी चला रहे हैं, लेकिन 3 साल से दौड़ रहे हैं बीपीआरओ के पास, तो बराबर कहते हैं कि अब आप पर कैसे कर देंगे। अच्छा। और अशब्द भाषा की प्रयोग करते हैं मेरे साथ। अच्छा, पैसा जो आता है क्या होता है? अनुरक्षक को अथी वार्ड को जाता है और सब लोग मिलकर घोटाला करता है, पैसा निकल चुका है। खबर रोहतास जिले के डेहरी से, जहां पटना से डेहरी के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 तक बनने वाले नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सड़क के भूमि अधिग्रहण में मुआवजे को लेकर किसानों की नाराजगी है। किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भू अर्जन विभाग पर जमीनों के वर्गीकरण के हिसाब से अधिग्रहण की राशि भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। किसानों का आरोप ये भी कि औद्योगिक, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र की जमीन का भी कृषि वाले जमीन के रूप में अधिग्रहण किया जा रहा है और मुआवजे की राशि भी कम कर दी जा रही है। कि हम लोग के 3-4 गांव में 3-4 तरह का जमीन है वर्गीकरण के अनुसार। रोड के बगल वाले 200 मीटर एरिया को राजस्व विभाग का रूल है कि उसको व्यावसायिक माना जाएगा, और गांव घर चाहे जहां घर बना हुआ है आबादी से 200 मीटर को आवासीय माना जाएगा, माना गया है। और जहां औद्योगिक क्षेत्र है, जहां इंडस्ट्री चल रहा है, उसको औद्योगिक क्षेत्र माना जाएगा। लेकिन इस सारा वर्गीकरण को ताक पर रख के और सारा जमीन को बस एक ही वर्गीकरण खेती में लगा दिया गया है। मामला ये है कि नेशनल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे NH 119A के तहत हम किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जिसके चलते यहाँ पे जो सरकार ने मुआवजा घोषित किया है वो अत्यंत कम है। सरकार ने वर्गीकरण हमारा पूरी ज़मीन का कृषि में किया है, जबकि ये ज़मीन बिल्कुल GT रोड से सटे हुए है और ये ज़मीन के आसपास काफ़ी कमर्शियल गतिविधियाँ भी होती हैं। काफ़ी डालडा की फैक्ट्री थी, स्कूल्स हैं, पहलेजा की जो मुख्य सड़क है PWD सड़क, उसके बगल में सारी ज़मीनें हैं, गांव बगल में अवस्थित है। फिर भी इस जमीन को कृषि में दर्शाया गया है, जिसके चलते मुआवजा अत्यंत ही कम दिया जा रहा है। जिस जमीन का रेट आज 8 से 10 लाख रुपए प्रति डिसमिल है, उस जमीन का वर्गीकरण इन्होंने मात्र 23,000 और 25,000 रुपए डिसमिल लगाया है। यहाँ पे जो किसानों का मुख्य मांग है कि उनका जो वर्गीकरण है वो सही ढंग से नहीं किया गया है। बहुत सारी भूमि को जो आवासीय घोषित होना चाहिए था वो आवासीय नहीं है। इस संदर्भ में सभी लोगों को मैंने बताया कि अपना अपना जो भी दस्तावेज है वो हमारे कार्यालय में, साथ ही आर्बिट्रेशन में जमा करें। आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी बहुत सारे जगह पे जहाँ पे इस तरह को लेकर के विवाद हुआ उसको लेकर के फैसले भी हुए हैं और जो उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए वो मिला भी है। इनके साथ भी हम लोगों का साथ ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे जिनको जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, बिना उसके सरकार यहाँ पे जमीन अधिग्रहित नहीं करेगी। उनका जो उचित मुआवजा है वो जरूर लेगी। खबर पटना से है, जहां AN कॉलेज ने मिट्टी, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल शुरू की है। कॉलेज की NSS यूनिट की तरफ से वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद तैयार की जा रही है। इसके लिए कॉलेज में अलग टीम बनाई गई है। कॉलेज परिसर में गिरे पत्ते, गीला कचरा और गोबर का इस्तेमाल करके जैविक खाद तैयार की जा रही है। तैयार खाद की पैकेजिंग भी कॉलेज परिसर में की जा रही है। देखिए रजनीश कुमार की एक खास रिपोर्ट। रासायनिक खाद से छुटकारा दिलाने के लिए पटना के AN कॉलेज ने मुहिम शुरू कर दी है और यहां पर NSS यूनिट की तरफ से वर्मी कंपोस्ट तैयार किए जाते हैं। देख सकते हैं यहां पर जो अभी जैविक खाद तैयार किए गए हैं वो तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं। एक तरफ एकेडमिक पूरा आपको माहौल दिखेगा, दूसरी तरफ जो NSS यूनिट है उनकी तरफ से ये खाद तैयार किए जाते हैं। खुद कॉलेज की जो प्राचार्य हैं
रत्ना अमृत, ये लगातार मॉनिटरिंग करती हैं। तमाम शिक्षक जो हैं बीच बीच में आकर मॉनिटरिंग करते हैं और निश्चित रूप से यहाँ से अब परचेजिंग भी शुरू किया गया है, क्योंकि ये जैविक खाद है और किसानों से लेकर जो कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं वो समय समय पर यहाँ पर एक तरह से प्रैक्टिकल भी करते हैं, क्योंकि जैविक खाद को लेकर लगातार मुहिम भी चलाए जा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट की पहल आपने की है। हाँ, ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट जो हमने शुरू की है, ये एनएसएस यहाँ का बहुत ही सक्रिय यूनिट है एन कॉलेज में, और एनजीओ निदान, इनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है। और यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस होता है उसको फिर पैकेजिंग बच्चे करते हैं। ये बहुत अच्छा एक साधन है बच्चों को न केवल रासायनिक उर्वरक के फ़ायदे बल्कि उसको किस तरह से बनाया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि बॉटनी और जूलॉजी के ही बच्चे हैं, इसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के ही बच्चे इस्तेमाल कर सकते। तो जो हम लोग एजुकेशन पॉलिसी में जो नेशनल एजुकेशन में मल्टी स्किल की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्किल की, तो वो इस माध्यम से वो क्या लग रहा है एन कॉलेज की पहल को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत सकारात्मक पहल है। मैडम अभी प्राचार्य हैं, इसके पहले भी यहाँ जब शिक्षक के रूप में थी तो यही शुरू की थी और बहुत अच्छा है। हम शिक्षक सबसे अधिक खुश नसीब हैं कि यहाँ से बहुत सही खाद मिलता है और जितना हम लोग यहाँ प्रोडक्ट होता है, जितना डिमांड है उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं। या प्राचार्य हो सभी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि रासायनिक खाद को अब तौबा करना है और वर्मी कंपोस्ट को अपनाना है, जैविक खाद जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिवान में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी की तरफ से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांधी मैदान से निकली इस तिरंगा यात्रा में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिवान सदर विधायक मंगल पांडे समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। सिवान में निकली इस भव्य तिरंगा यात्रा ने शहर में देशभक्ति का माहौल बना दिया। हाथों में लहराता तिरंगा और गूंजते देशभक्ति के नारों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। घर तिरंगा अभियान को लेकर सिवान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, सैकड़ों बाइक में तिरंगा लगा हुआ है, अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं और हर घर अभियान को लेकर शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तस्वीर देखिए, ये भारत माता की जय, हाथों में तिरंगा झंडा है और भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सदर विधायक मंगल पांडे सहित बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं यहाँ साथ में, और स्थानीय लोग भी मौजूद है। और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि 15 अगस्त के पहले आप भी अपने घर पर तिरंगा लगाए, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाए। एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हर व्यक्ति अपने घर पर एक 15 अगस्त के पहले तिरंगा जरूर लगाएं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। उधर नालंदा के बिहार शरीफ में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा श्रम कल्याण केंद्र मैदान से शुरू होकर कारगिल मोड़ तक पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते नजर आए। इस दौरान पूरे इलाके में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जाती रही है। स्वतंत्रता दिवस के पहले, चाहे तो पूर्व संध्या में या 2 दिन पूर्व, हम लोग बराबर तिरंगा यात्रा निकालते रहते हैं। आज उसी कड़ी में बिहार शरीफ श्रम कल्याण केंद्र से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।